अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का थर्ड लेक्चर। आज का जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। मैं आपको पहले ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि साइंटिस्ट जो है फॉलोअर्स होते हैं वर्क का जो उनके प्रीवियस साइंटिस्ट करते हैं, बट आर्टिस्ट ऑलवेज डू समथिंग न्यू। आप किसी भी एक पेंटर एक स्केच दे दें, एक कोई भी एक सीनरी दे दें और कहीं डिफरेंट आर्टिस्ट को कि इन्हें पोर्ट्रेट करें, तो हर बंदा जो है उसको डिफरेंट एंगल से पोर्ट्रेट करता है। बट जब साइंटिस्ट वर्क करते हैं तो साइंटिस्ट आर द फॉलोअर्स ऑफ देयर फोर फादर्स के उन जो प्रीवियस वर्क होता है वो उसी को लेके चलते हैं। इसी तरह मैंने बताया कि जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कवर किया तो जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब इन्वेंट की। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर किए। उसी डिस्चार्ज ट्यूब में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके, मतलब पहली दफ़ा अगर इलेक्ट्रोड परफोरेटेड नहीं थे तो दूसरी तरफ दूसरे एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रोड्स को परफोरेटेड बनाया गया और उनसे काम किया गया। लेकिन जो स्टार्टिंग जो बेसिक चीज़ें थी वो वही रही और उससे आगे आगे इन्वेस्टिगेट होता रहा। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, तो फिर ये ज़रूरत पेश आई कि देयर मस्ट बी अनदर पार्टिकल्स जहाँ पे हम एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स को अच्छी तरह जो है वो एक्सप्लेन कर सकें। तो उसके लिए फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब ये प्रॉब्लम आया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एटम के अंदर कहाँ हैं और हम उन्हें कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, कौन से पोजीशन है। तो उसके लिए जो है वो एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए था और उसके एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, बिकॉज उसने गोल्ड के एक परत को यूज़ किया। जैसे आप कहते हैं चांदी के वर्क आते हैं, तो सोने चांदी के वर्क आया करते हैं, तो गोल्ड फॉयल उसने बहुत बारीक गोल्ड फॉयल लिया था जिसकी थिकनेस जो थी वो 0.0000 टेट्राफोर जो थी, टेट्राफोर उसके पास उसने गोल्ड फॉयल सेंटीमीटर की थिकनेस को लिया था। इतना बारीक उसने गोल्ड फॉयल को यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट में, इसलिए उसके एक्सपेरिमेंट का नाम रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हुआ। अब उसने जो चीज़ें इस्तेमाल की, उसकी जो समरी थी, उसका जो ऑपरेटस था, उसका जो एक्सपेरिमेंट था, उसके अंदर जो सोर्स था वो अल्फा पार्टिकल्स थे। अल्फा पार्टिकल्स, द अदर नेम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर द हीलियम न्यूक्लियाई। हमने जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किया था तो हमने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट किया था बेरिलियम न्यूक्लियाई के ऊपर और हमने कहा था कि ये अल्फा पार्टिकल्स जो है वो हाईली पेनिट्रेट होते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर है। इट मीन्स कि वो जो जिसको भी आपने टारगेट बनाना है उसके अंदर घुसने, उस एटम के अंदर घुसने की सलाहियत रखते हैं। दीज आर हाईली पेनिट्रेटिंग। इस एबिलिटी के बेस पे और ये हीलियम न्यूक्लियाई हमने कहाँ से लिए, इसके लिए हमने या तो रेडियम या फिर प्लोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, जिनमें कुदरती तौर पर तापकारी निकलती रहती है, तो तापकारी श्वाएं निकलती रहती हैं। दीज आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से उसने हीलियम या अल्फा पार्टिकल्स जो है वहाँ से निकले और इन अल्फा पार्टिकल्स को उसने टारगेट बनाते हुए जब गोल्ड फॉयल पे स्प्रेड किया, उस पर डाला, तो उसने देखा जब इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए उसने जो चीज़ें ऑब्जर्व की, जो उसके मुशाहिदे में आई, वो उसकी ऑब्जर्वेशन कहलाती हैं। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने कहा जब मैं अल्फा पार्टिकल्स को एज अ टारगेट लेता हूँ, गोल्ड फॉयल जो मेरी 0.4 टेट्राफोर सेंटीमीटर थिकनेस की थी, मैंने इन अल्फा पार्टिकल्स को उनके ऊपर टारगेट किया, तो क्या हुआ कि बहुत से अल्फा पार्टिकल जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए, वो सीधे गुजर गए। उनके रास्ते में कोई, जाहिर बात है अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी तो आप सीधे ही चले जाएंगे, ठीक है। तो वो अल्फा पार्टिकल, उनके रास्ते में कोई हिंड्रेंस नहीं थी, दे अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। कुछ फ्यू ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो उन्होंने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की, कुछ ऐसे थे जिन्होंने लार्ज डिफ्लेक्शन शो की, ठीक है। और जब आप, और एक सिचुएशन ऐसी भी आई कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स रीबाउंस हो गए, वापस आ गए। जैसे आप प्ले करती हैं तो आप बॉल को जब बॉल पे हिट करते हैं तो वो बॉल जो है वो ज़्यादा डेंसर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द बॉल,
तो वो वापस आ जाते हैं। रीबाउंस का मतलब होता है टकरा कर वापस आना। तो बहुत से अल्फा पार्टिकल टकरा कर वापस आ गए। जब टकरा कर वापस आए, कुछ डिफ्लेक्शन हुई, स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई, कहीं लार्ज डिफ्लेक्शन हुई, और बहुत से अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए बगैर किसी रुकावट के। अब जब रदरफोर्ड ने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया तो उसकी बेस पे उसने रिजल्ट्स निकाले, दैट आर कॉल्ड द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। उसने अपना जो एटॉमिक मॉडल जिसको वो एक्सप्लेन कर रहा था, जिस पे वो काम कर रहा था, उसको प्लेनेटरी मॉडल कहा। प्लेनेटरी मॉडल इस बेस पे कहा कि वो कहता है कि मेरा जो मॉडल है वो सोलर सिस्टम से जो है रिजेंबल करता है। जिस तरह सोलर सिस्टम में सन एक दरमियान में है, सेंटर है सोलर सिस्टम का, हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है उसमें सन जो है वो सेंटर में है, और बाकी सारे जो प्लैनेट हैं वो डेफिनेट ऑर्बिट में, खास पाथ में जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अगर ये अपने ट्रैक से हट जाएं तो सूरज में गिर जाएंगे और तबाह हो जाएंगे। उसने कहा मेरा मॉडल जो है वो प्लैनेटरी मॉडल से रिजेंबल करता है। अब इस बेस पे उसने कहा कि सारे पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट वो गुजर गए। इसका मतलब ये था कि उनके रास्ते में हिंड्रेंस नहीं थी, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर वो ये कह रहा है कि मैं एटम पे काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम, कि एटम के अंदर जब हम एटम बनाते हैं तो हम यूँ बनाते हैं ना, एटम, और ये न्यूक्लियस बनाते हैं। तो वो देखो इस एटम के अंदर बहुत सी ऐसी स्पेस है जो एम्प्टी है। इस एम्प्टी स्पेस में से बहुत से अल्फा पार्टिकल, उनके रास्ते में कुछ नहीं था तो वो अनडिफ्लेक्टेड जो है वो सीधे गुजर गए। इसका मतलब उसने इंडिकेशन ये ली कि एटम के अंदर बहुत सी स्पेस जो है वो एम्प्टी है, जो इस स्पेस पे थी कि बहुत से अल्फा पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए। कुछ जो थे जिन्होंने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की, वो पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्शन हुई। इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जिससे वो टकरा कर उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की, तो वो इंडिकेट करते हैं कि एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट है, और उस सेंट्रल पार्ट को किस चीज़ का नाम दिया गया? न्यूक्लियस का। इंडिकेशन कैसे मिली? देखो ये जो हीलियम न्यूक्लियाई थे उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के करीब आया तो रिपल्शन हुई, ठीक है। इस रिपल्शन की वजह से फ्यू पार्टिकल जो थे वो उन्होंने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की, वो अपने रास्ते से इस रिपल्शन की वजह से हट गए, जो इंडिकेट करता है कि एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट है, दैट सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। कंप्लीट रिबाउंस, कुछ पार्टिकल जो थे वो रिबाउंस हो गए, वापिस आ गए अपने रास्ते से, टकराने के बाद वो पलट आए। पलटना इंडिकेट करता है कि न्यूक्लियस जो है वो डेंस है, न्यूक्लियस जो है हार्ड डेंस मास है, और जो पार्टिकल से टकरा रहे हैं उनका मास जो है, उनकी डेंसिटी जो है न्यूक्लियस की डेंसिटी से कम है, इसलिए वो कंप्लीट रिबाउंस हो गए थे, टकरा कर वापस आ गए। फ्यू पार्टिकल जो थे उनकी डिफ्लेक्शन इंडिकेट करती है, देखो ज़्यादातर हमने क्या कहा? ऑलमोस्ट गुजर गए, फ्यू डिफ्लेक्शन हुई। फ्यू डिफ्लेक्शन इंडिकेट ये करती है कि ज़्यादातर जो एटम था वो एम्प्टी था, और बहुत स्मॉल पार्ट ऐसा था जहाँ पर न्यूक्लियस था। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस का साइज ऑफ एटम के मुकाबले में बहुत छोटा है। एटम का साइज बड़ा है लेकिन उसमें न्यूक्लियस का साइज छोटा है। अच्छा, एक इंडिकेशन इसने ये ली। उसके बाद उसने कहा कि एटम के अंदर हमें पता है कि जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही एटम के बाहर जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उन पे चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसकी वजह से हम कहते हैं जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है तो हम कहते हैं एटम एज अ होल न्यूट्रल है, एटम पे कोई चार्ज नहीं है, एज अ होल न्यूट्रल है। अब बात यह है कि अगर ये प्लैनेटरी मॉडल है, इसका स्मॉल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें। न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया था एटम में मोर देन 100 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं,
मोर देन 100 पार्टिकल्स हैं, सॉरी, लेकिन उनमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम बाकी पार्टिकल्स की बात ना भी करें और हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर कंसीडर करते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं दीज आर द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं दीज आर कॉल्ड एज कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन। उसने जो थी प्लम पुडिंग थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, जो ये कह रही थी प्लम पुडिंग थ्योरी ये थी कि भाई एटम जो है वो डेंस मास है, पॉजिटिव चार्ज इसमें नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड हुए हैं, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया था। अब उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी, उसके बेस पे रिजल्ट ये थे। इन रिजल्ट के बेस पे जो रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट में डिफेक्ट्स आए। अब जब बहुत से लोग काम करते हैं, सपोज दैट आप कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और अपने इंस्ट्रक्टर को दिखाते हैं, तो वो उसमें से कुछ डिफेक्ट्स की निशानदेही करता है जो आप ड्यूरिंग द वर्क उसको इंडिकेट नहीं कर पाते, तो वो उन आपके काम की बुनियाद पे उन डिफेक्ट्स को इंडिकेट करता है। तो रदरफोर्ड ने जो काम किया था सारा, उस पर जब डिफरेंट साइंटिस्ट ने रिसर्च की, उस पर इन्वेस्टिगेट किया, तो कुछ डिफेक्ट्स सामने आए। देखें, जब हम स्टेयर्स चढ़ रहे होते हैं तो हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऊपर जा रहे होते हैं, ऊपर सॉरी, और जब ऊपर से वापस आते हैं, या सेम हम ये कह रहे हैं वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम स्टोर करते हैं, और जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम रिड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, या हाँ यूँ कह लें कि जब हम अमीर हो रहे होते हैं तो हमारे पास दौलत आ रही होती है, और गरीब होने के लिए उसी दौलत को देना पड़ता है, वो दौलत हमारे हाथ से जानी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, जब इलेक्ट्रॉन जंपिंग करता है फ्रॉम द हायर टू लोअर ऑर्बिट, तो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वो साइंटिस्ट का ख्याल था कि इलेक्ट्रॉन अगर एमिट एनर्जी करते हैं, कंटिन्यूसली एमिट करते हैं, तो लामहला उनकी एनर्जी को ख़त्म हो जाना चाहिए, और जब उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाए तो उन्हें न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। इस तरह एटम जो है वो तबाह हो जाता है। तो ऐसा रदरफोर्ड ने क्यों नहीं एक्सप्लेन किया। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है, जब ये एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करता है, तो जो हमारे पास विजुअल डिस्प्ले आता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम आता है। स्पेक्ट्रम कहते हैं विजुअल डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि सूरज की रोशनी, जब बारिश होती है तो उसके बाद बारिश का कोई कतरा अगर हवा में मौलिक हो जाता है तो वो एक प्रिज्म का काम करता है, और जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो लाइट इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम जो है हमें नज़र आती है। उसमें डिफरेंट कलर्स की लाइट बैंड नज़र आते हैं, जिन्हें हम विबगर्स कहते हैं, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वो हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है, और वो कलर हमें इस तरह मर्ज नज़र आते हैं कि एक कलर ख़त्म होता है तो दूसरा नज़र आ जाता है। जैसे उसका कुछ इंडिकेशन मतलब यूँ है, तो एक कलर जहाँ ख़त्म हो रहा होता है, दूसरे कलर का बैंड जो है उसके साथ ही शुरू हो रहा होता है। दिस टाइप ऑफ विजुअल डिस्प्ले दैट इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, एक तो लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस तो रेनबो उसकी एग्जांपल है कि मतलब एक कलर जहाँ ख़त्म हो रहा है दूसरा उसके साथ साथ ही मर्ज हो रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरी टाइप का स्पेक्ट्रम होता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में विजुअल डिस्प्ले एक दूसरे से ज़रा गैप से आते हैं, जो कलर्स आते हैं वो एक दूसरे से गैप पे आते हैं। तो स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है। वो कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली जो है रिलीज कर रहे हैं तो देयर शुड बी स्पेक्ट्रम। और जो हमारे पास रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन किया। अगर वो कंटिन्यूसली इमिट करें देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, बट कैसे उसे लाइन स्पेक्ट्रम मिला, ये डिफेक्ट्स थे। जब डिफेक्ट्स सामने आ जाते हैं तो फिर कोई और साइंटिस्ट इस पे वर्क करता है, और उसके वर्क के लिए जो आर्गुमेंटेशन होती है कि किस लाइंस पे काम करना है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे जो डिफेक्ट्स आए थे उनकी बेस पे दो ट्रैक्स बने थे कि हम किन लाइन पे काम किया जाए, कि एटम क्लास्प कैसे होता है, कैसे एटम क्लास्प होता है।
और दूसरा जो था कि अगर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए तो लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बना, इस पे फिर फर्दर जो है वो बोहर ने काम किया, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वो बोहर्स थ्योरी थी। आज का जो हमारा टॉपिक था वो रदरफोर्ड गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे था। उसका पर्पस जो था, उसने डिस्कवरी एटम के अंदर ये देखना था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कहाँ कहाँ होते हैं। वो इंडिकेशन उसके एक्सपेरिमेंट से मिल गई थी, जितना काम वो करना चाह रहा था, जिस पॉइंट को लेके वो काम कर रहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कहाँ कहाँ होते हैं, वो उनमें कामयाब हो गया था कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट से देख लिया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में है और नेगेटिव चार्ज जो है वो उस सेंटर के अराउंड पे बिल्कुल उसी तरह रिवॉल्व कर रहा है जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। और सेंट्रल पार्ट में जो है वो जो पार्टिकल्स हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज है और जो सराउंड कर रहे हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है। इसकी वजह से एटम हैज़ अ होल न्यूट्रल है और एटम का जो मास है वो एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस का जो मास है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द एटम जो है वो बहुत स्मॉल है, न्यूक्लियस डेंस है, ठीक है। और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसमें जो अदर पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन उस पर कोई चार्ज नहीं है, ये पहले ही डिस्कवर हो गया था, ठीक है। तो ये उसका एक्सपेरिमेंट था। अब उस पर जो फर्दर काम किया वो बोहर ने काम किया और बोहर थ्योरी बहुत बहुत पॉपुलर थ्योरी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे कि बोहर ने रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट था उस पर फर्दर क्या काम किया। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर रहे।